Hey guys, welcome back to the Trading Sarthi, your one Sarthi for helping you in creating the wealth. Welcome back once again. हम ट्रेडिंग सारथी पे आपको लास्ट 15 ईयर से वी आर गाइडिंग यू टू बिल्ड द वेल्थ एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये टॉपिक्स इन सारे लोगों के लिए हैं जिनके लिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, एक हाउस वाइफ हो, चाहे आप 9 to 5 वर्क करते हो, ये सारे लोगों के लिए ये एक वीडियो कंप्लीटली आपके लिए ट्यूटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है. इस वीडियो को हम कोर्सेज में भी दे देते हैं, लेकिन क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे दैट वी नीड समथिंग दैट हाउ टू चूज द म्यूचुअल फंड, द बेस्ट रिटर्न, हाउ इट कैन बी जनरेटेड इन द 2026. सो बेस्ड अपॉन द डिमांड आई हैव कम अप विद दिस वीडियो. इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक म्यूचुअल फंड्स आपको कैसे चूज करने हैं, क्या क्राइटेरियाज होती हैं, और इवन छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स भी इसके अंदर, चाहे आप मिड कैप क्या होती हैं, स्मॉल कैप क्या होती हैं, या फिर एग्जिट लोड्स क्या होते हैं, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. मैं आपको इस पूरे सेशन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं. और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड, इक्विटी या फिर बॉन्ड्स, इन सारे चीजों में आपको किस तरीके से चूज करनी है. इन 3 तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन म्यूचुअल फंड्स में चूज करने की या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने की क्राइटेरियाज क्या क्या होती हैं. सो आप बने रहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक. आई विल मेक श्योर दैट वट एवर द डाउट्स दैट यू हैव रिलेटेड टू चूजिंग अ वेरी गुड पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, that will be resolved if you stay together till the last. So let's start and please stay here. और जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज डू कमेंट. और जो भी इवन आप यू कैन शेयर मी ऑन द पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो ऑल्सो. आई विल पर्सनली गो थ्रू योर पोर्टफोलियो, और अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं चेंजेस की, मैं उसको भी बताऊंगा. So this is completely free of cost video that will be provided to you. Stay together and whatever the doubts that you have related to the mutual funds, that will be resolved entirely. So let's start. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर आपको पता होगा 90% इन्वेस्टर्स जो है, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, दे गो इन द रॉन्ग साइड एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे लूज द मनी. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड विद दिस थिंग. अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, जनरली देयर इज अ परसेप्शन देयर इज अ हाई रिटर्न. वंस देयर इज अ हाई रिटर्न दैट इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन. नो माय फ्रेंड, राइट स्ट्रैटेजी इक्वल टू द राइट वेल्थ. अगर आप स्ट्रैटेजी को सही तरीके से बनाओगे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट द स्टॉक, एज यू नो. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड. तो इसमें राइट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा. और अगर आप राइट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, दैट इज इक्वल टू द रियल वेल्थ क्रिएशन. और 2026 में स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट होते हैं, लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि स्टॉक्स, बेसिकली स्टॉक्स क्या होती है. स्टॉक्स होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की ऑफरिंग, जिसकी ऑफरिंग जो है, इसको कैसे लिया जाता है, थ्रू द आईपीओ, व्हाट वी कॉल इट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. सो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जो स्टॉक्स है, अगर पब्लिक के लिए ओपन अप कर दिया जाता है, देन वी कॉल इट अ स्टॉक एंड दैट इज कॉल्ड द शेयर, जिसमें कि आप पैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, खुद से आप डिसीजंस लेते हो, डिफरेंट जो भी मीडिएटर एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू. अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, तो देखो म्यूचुअल फंड्स बड़ा ही सिंपल है. म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, दिस इज अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड. तो अगर आप समझो इस बात को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इजी वे में समझें. स्टॉक्स मार्केट्स क्या होते हैं, स्टॉक्स मार्केट्स आर when you are directly responsible for investing your money in any particular of share. म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, म्यूचुअल फंड्स वर्क करता है थ्रू अ एलोकेटेड पर्सन, जिसमें आपने पैसे लगाए हैं. वो एलोकेटेड पर्सन या फिर एएमसी, जिसको हम आगे समझेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि मान लो आप 10,000 इन्वेस्टर्स हैं, सभी ने 10,000 रुपए ईच लगाए, तो ये पूरे पूल ऑफ मनी कितने का हो गया, ये 10,000 का हो गया. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है. तो अगर आप देखो यहाँ पे 10,000 की 10 CR की पूरी ये पूल ऑफ मनी हो गई. इसको मैनेज कौन करेगा, एक एक्सपर्ट मैनेज करेगा. कौन, थ्रू द एएमसी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी.
तो कोई भी एक पर्टिकुलर पूल ऑफ मनी है, व्हेन वी कॉल इट अ म्यूचुअल फंड, दिस म्यूचुअल फंड विल बी मैनेज्ड बाय द वन पर्टिकुलर एएमसी, दैट इज कॉल्ड द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके अंदर वेरियस मैनेजर्स होते हैं। ये मैनेजर्स बहुत ही हाई क्वालिफाइड होते हैं, इनकी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड दीज एवरीथिंग इज लिस्टेड ऑन द वेबसाइट व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द इन्वेस्टिंग योर प्रीशियस मनी। So this is how it works, this is how the mutual funds works। अब इस क्राइटेरिया में एक पर्टिकुलर सेगमेंट है कि यहां पे अलग अलग जो पैसे आपने लगाए हैं, इस पूल में आपने जो पैसे लगाए हैं उसको डाइवर्सिफाइड किया जाएगा। दिस डाइवर्सिफिकेशन वी कॉल इट आइदर इट मे बी इन द स्टॉक्स और वी कैन कॉल इट द इक्विटी, then that is the hybrid one, then there is also a bonds type of thing। so there are lot of things associated with the mutual funds जो हम अभी आगे देखेंगे। ये म्यूचुअल फंड्स में कहां पे पैसे कब लगाए जाएंगे और कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट में लगाए जाएंगे, ये सारा जो क्राइटेरिया होता है वो डिफर करता है किसके ऊपर, कि आपने किस पर्टिकुलर टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, एसबीआई ब्लू चिप फंड में अगर आप पैसे लगाते हो, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपकी पैसे जो है वो कहां पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, आइदर रिलायंस में, टीसीएस में या फिर एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, यहां तक आई एम श्योर आपको क्लियर है। अब देखो, अब म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसमें, कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। जैसा मैंने आपको बताया, देखो अब यहां पे समझते हैं, ये एक पूल ऑफ मनी है, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इट अ पूल ऑफ मनी। यहां पे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स आर क्या, जिन्होंने पैसे लगाए हैं। इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड, आप कोई भी पर्सन का नाम ले लो, यहां पे पैसे लगाए गए। दिस पूल ऑफ मनी विल गो डायरेक्टली टू द फंड मैनेजर्स। यहां पे फंड्स मैनेजर्स बैठे हैं। अब आपने यहां पे एनएवी क्या होता है, मैं आपको सब सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसमें फंड मैनेजर्स होते हैं, ये पैसे आपके मैनेज करेंगे। देखिए, ठीक है, आप पैसे दिया आपने, ओके ठीक है, आपको तो आपने मल्टी कैप में लिया है, आपने मिड कैप में लिया है या लार्ज कैप में लिया है, उसके अकॉर्डिंग दिस फंड विल बी चैनलाइज्ड। तो दे विल इन्वेस्ट योर इन द पोर्टफोलियो। अब ये क्या करेगा, ये पैसा जनरेट करेगा, दिस इज द रिटर्न विल बी जनरेटेड। वंस दिस रिटर्न विल बी जनरेटेड, दिस विल बी पास्ड ऑन टू द इन्वेस्टर्स। तो फिर वो पर्टिकुलरली जो रिटर्न्स है, उस रिटर्न्स में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में किसी का 1%, किसी का 2% या जो भी उस पर कमाई हुई, उसके रिटर्न्स जो आपको प्री एग्जाम्पशन में आपको दिए गए थे, लेट्स सपोज 10% की रिटर्न थी एनुअली, तो 10% के हिसाब से अगर आपने 10 साल तक यहाँ रहे तो वो जो अमाउंट होगा वो आपको दिए जाएंगे। इसके बाद वाला जो इससे रिटर्न आया, दिस विल गो डायरेक्टली टू द पूल एंड दिस इज हाउ द सैलरी विल बी गिवन टू द पर्सन। ठीक है, आई एम श्योर यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसा मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, इन्वेस्टर्स पूल, दे मनी इज यहां पे पैसे आए। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, दे विल मैनेज इन्वेस्ट इन द डाइवर्स सिक्योरिटीज, और इन्वेस्ट जैसे रिटर्न आता है, चाहे वो गेन हो रहा है या लॉसेज हो रहा है, दैट विल बी शेयर टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एएमसी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वंस विल यू पार्क योर मनी इन एनी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, वहां के बाद क्या होता है, देयर विल बी वन एएमसी दैट विल टेक केयर ऑफ दैट मनी। एएमसी में क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि ऑपरेट करता है फंड को मैनेज करने में। इसके बाद उसमें क्या होता है, देयर विल बी फंड मैनेजर। उसका काम क्या है, वो जो भी पैसे एलोकेट हुए, आप पहले देखेगा कि आपने मल्टी कैप में किया है, क्या किया, उसके अकॉर्डिंग फिर वो फंड्स आपके पार्क करेगा। ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर द एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपकी एक डैशबोर्ड रहेगी, आपके पैसे कहां पे कहां लगाए गए हैं, सब कुछ रहेगा। ठीक है, इसकी डीप कॉमन एनालिसिस होती है, सेक्टर की माइक्रो रिसर्च की जाती है, तब उसको पैसे लगाए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आईटी सेक्टर वोलेटाइल है तो आईटी सेक्टर में नहीं लगाएगा वो, है ना। डिफेंस में अगर बढ़िया कर रहा है तो डिफेंस में लगाएगा। तो इस तरीके से पैसे को मूव कराया जाता है, लेकिन जो भी पैसे आपने जो सेक्टर चूज अकॉर्डिंग ही पैसे लगाए जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, पराग पारिक है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप है। तो यहां पे क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी रहती है
कि उसको पैसे कहाँ लगाने हैं। तो फ्लेक्सी कैप बेसिकली क्या होता है, इट मींस फंड मैनेजर हैज ऑल द राइट, है ना। यहाँ पे हम जब भी मल्टी कैप में करते हैं, आई मीन जब भी हम मिड कैप में, स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में करते हैं, तो देयर इज ए क्राइटेरिया कि पैसे कहां पे कौन बेसिस पे लगाने हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है ही हैज द ऑल द राइट टू डिसाइड वेयर टू पार्क द मनी, ठीक है। अब देखो फंड्स कैसे मैनेज की जाती हैं। सबसे पहले क्या होगा, डीप एनालिसिस की जाएगी, फाइनेंशियल्स की, मैनेजमेंट की, ग्रोथ की, सेक्टर एलोकेशंस होंगे कि कौन से सेक्टर में पैसे लगने हैं। बैंकिंग अच्छा कर रहा है, आईटी कर रहा है, हेल्थ केयर कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, उसके बेसिस पे आपके जो फंड्स हैं दैट विल बी एलोकेटेड। फिर क्या होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट होती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज अभी आईटी वर्क अच्छा नहीं कर रहा है, तो देन दिस अमाउंट विल बी टेकन आउट एंड इट विल बी इन्वेस्टेड अगेन इन द डिफेंस और हेल्थ और व्हाटएवर नॉट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब रिस्क कंट्रोल, दिस इज समथिंग दैट विल बी डाइवर्सिफाइड, जैसे कि आपने किस तरीके के फंड्स चूज किए हैं, उसमें जो रिस्क की या लॉसेस की जो क्राइटेरिया होती है वो भी डिफर करती है। देखो नाउ वी हैव कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक मैं आपको थोड़े बेसिक चीजें समझा रहा था। नाउ विल अंडरस्टैंड वन बाय वन कि 3 तरीके के जो प्राइमरली म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। इन तीनों सेगमेंट्स में आपको कब पैसे किसमें लगाने चाहिए, और ये तीनों जो सेगमेंट्स होते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स की, चाहे वो इक्विटी की बात करें, डेब्ट की या हाइब्रिड की, कौन सा फंड किसके लिए है, ये सबसे समझने वाली बात है। देखो इक्विटी इज इक्वल टू द स्टॉक्स। तो जब भी आप इक्विटी में पैसे लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हेन यू आर पुट योर एंटायर मनी विल बी पुट इन द स्टॉक्स। अब इसमें क्या होता है, इक्विटी देखो आपको भी पता है, स्टॉक्स जो होती है ऑब्वियसली वोलेटाइल रहेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल के लिए आप लगा दो, भूल जाओ। आपके इसमें अगर हम देखें इसमें क्या क्या आता है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो अब इसमें ये जो फंड्स होते हैं, इसको इक्विटी विल बी रियली वोलेटाइल वन। अब डेब्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें जो लो रिस्क होती है लेकिन स्टेबल आपको आउटपुट मिलेगा, स्टेबल आपको इनकम जनरेट करके ये देगा। अब इसमें क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट की या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे, है ना। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखे जाते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है। लिक्विड फंड्स होते हैं, कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो, आई मीन एज कंपेयर टू दिस इक्विटी, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हाइब्रिड। सो हाइब्रिड इज इक्वल टू, आज के टाइम में यू आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, यू कैन से अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड द डेब्ट। So mix of equity plus debt, rest of the moderate investors want growth with the safety. So किसी को growth भी चाहिए, safety भी चाहिए, तो इन दोनों कंपोनेंट को मिला के what we call the hybrid or you can say a balanced diet in the current scenario, ठीक है। अब देखो इक्विटी को हम फंड्स को अगर ब्रेक डाउन करें, इसमें आता है लार्ज कैप, ठीक है, फिर आता है मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एंड द मल्टी कैप। लार्ज कैप में अगर हम देखें 100 कंपनीज जिसमें कि स्टेबल इनकम रहेगा और योर मनी विल बी सेफर। रिटर्न क्या रहेगा, रिटर्न रिलेटिवली लो रहेगा, 10 से 12%। मिड कैप में देखें ग्रोथ होती है कंपनीज और, लेकिन आपकी जो इनकम रहेगी वो रिलेटिवली कम रहेगी, 12 से 16%, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या रहेगा, स्मॉलर फिल्म्स होते हैं, जैसे वोलेटाइल होते हैं, लॉन्ग हॉरिजन रहता है इनका, और इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, 15 से 25% तक भी मिल सकती है आपको रिटर्न। फ्लेक्सी कैप में जैसा मैंने आपको बताया, फंड मैनेजर हैज द राइट टू चूज वेयर टू पार्क द मनी। सो फ्लेक्सी कैप क्या होता है, आपने पैसे लगा दिए लेकिन आपको जो फंड मैनेजर होगा वो ही डिसाइड करेगा कि आपकी मनी कहां पे रखी जाएगी, ठीक है। मल्टी कैप में फिर मल्टी कैप क्या होती है, लाइक इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लार्ज, मिड, स्मॉल। सो 25% सब में डालना है, 25% यहां डालना है, यहां डालना है, यहां डालना है, और फिर जो बचा दैट विल बी रिलेटेड टू द सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सी वन। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टी कैप। देखो कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको बात क्या होती है, जब भी फंड्स पैसे लगाए जाते हैं, देयर इज ऑलवेज सेइंग कि जहां पे ना फंड्स जो चूज करते हैं लोग इंडिया में स्पेशली, क्योंकि लिटरेसी है नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, तो यहां पे फंड्स इस तरीके से चूज किए जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर फंड हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न लास्ट 5 साल में,
अब वो सबसे उसके पीक पे खरीदेंगे और जब सबसे क्रैश हो रहा है वहां पे उसको सेल आउट करके निकल जाएंगे, अरे ये तो अच्छा नहीं काम कर रहा है। तो कभी भी ध्यान हमें ये देना है कि जब भी पैसे लगाने हैं, पैसे उस टाइम पे लगाने हैं व्हेन इट्स ग्रोइंग, व्हेन इट हैज अ लेसर एनएवी एज कंपेयर टू द हायर एनएवी। ठीक है, अब मैं इसको भी जो मैंने आपको बताया हायर और लोअर एनएवी क्या होगा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप फंड्स रखें देयर इज ऑलवेज यू शुड चूज आपको 10% कंसिस्टेंट रिटर्न दे एवरी ईयर, देन कि कोई 25% दे रहा है और अगले साल क्रैश होकर 10% दे रहा है, तो देन कंसिस्टेंसी इज द की व्हेन यू आर चूजिंग द म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब देखो इंडिया के टॉप अगर हम देखें 100 कंपनीज, जैसे कि मान लो कि इनके एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या होते हैं 10 से 12%, और इसमें लार्ज कैप में क्या होता है रिस्क जो होती है लोअर होती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, 3 से 5 साल तक रिटायरमेंट के लिए स्टेबल इनकम चाहिए, कुछ लॉसेस ना हो, रख दिया है, ठीक है, उसके लिए बेटर है लार्ज कैप। ठीक है, अब लार्ज कैप में क्या आती है, जैसे मैंने आपको बताया टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, टेक महिंद्रा है ना, ओरेकल, ये सारे जो कंपनीज इस तरीके के दे फॉल्स अंडर द लार्ज कैप फंड्स। अब देखो लार्ज कैप फंड्स जैसा मैंने बताया कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टेबल होगी, आपको लॉसेस भी नहीं होंगे, एंड द योर वेल्थ क्रिएशन विल बी स्टेडी वन, आराम आराम से गाड़ी चलेगी। ठीक है, अब देखो ये पूरे चार्ट से मैं आपको जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, इसके थ्रू मैं आपकी सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। देखो लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें यूजुअली 20,000 करोड़ से ऊपर रहता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मिड कैप में होता है क्या होता है 5,000 से 20,000 के बीच में, और स्मॉल कैप क्या होता है 5,000 से नीचे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं लिस्ट ऑफ कंपनी जिसके अंदर आपको कंपनी सॉर्ट ऑफ कंपनी जिसको कैटेगराइज करके बनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया रिस्क लार्ज कैप में कम रहता है, मिड कैप में थोड़ा और कम रहेगा, और सॉरी उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि रिटर्न्स भी इसमें ज्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे लार्ज कैप में आपको रिटर्न कम मिलेगी, मिड कैप में थोड़ा सा उससे ज्यादा मिलेगी, स्मॉलर इसमें बहुत ही ज्यादा मिलेगी क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें किसके लिए टारगेट इन्वेस्टर्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स आर प्रेफर्ड बाय द कंजर्वेटिव, जिसको पैसे लगा दिए भैया मेरे को पैसे मेरे इसमें लॉसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये टारगेट इन्वेस्टर्स लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। मिड कैप किसके लिए है, मिड कैप उनके लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बोले ठीक है भैया पैसे लगा देंगे हम, इसमें पैसे जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंग विल गो, है ना। स्मॉल कैप्स नहीं मेरे को रिटर्न चाहिए, 25% और 10% का लॉस भी ईयर ऑन ईयर मेरे को दिख रहे हैं तो वो मैं झेल लूंगा, है ना। अब इसमें लिक्विडिटी बात करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स आर हाईली लिक्विड, आप आराम से कभी भी निकालो कभी भी इसको लगाओ, दैट इज आर हाईली लिक्विड। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है। मिड कैप्स क्या होते हैं, ऑफर मॉडरेट लिक्विडिटी, ठीक, इसमें मतलब लिक्विडिटी इसमें इससे ज्यादा इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, आई मीन थोड़ा सा कम रहता है, सॉरी। और स्मॉल कैप्स में क्या होता है, स्मॉल कैप्स में आर मे हैव लोअर लिक्विडिटी पोटेंशियली कॉजिंग चैलेंजेस। तो इसमें जैसे आप कभी भी पैसे मन से मतलब अभी निकालना है अभी निकाल लो, वो निकाल तो सकते हो बट देयर विल बी एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो, देखो मैं अगर क्लियरली बोलूं तो यू शुड ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, मैं ये भी आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया लार्ज कैप्स क्या होते हैं, स्मॉलर वोलेटिलिटी, मतलब इसमें आप नीचे अपर डाउन वो सब ज्यादा नहीं होगा। मिड कैप्स में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, स्मॉल कैप्स में बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली इसमें वो कंपनीज हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, दे आर ग्रोइंग, देयर इज अ पोटेंशियल दैट दे कैन आउट परफॉर्म। और कई बार तो ये होता भी है कि जब स्मॉल कैप्स में आप पैसे लगाओगे, अल्टीमेटली अगर आप जितने साल के लिए भी लगा रहे हो, चाहे 5, 10, 15, 20 साल जो भी लगा रहे हो, कहीं आप देखोगे कि स्मॉल कैप्स विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन द लार्ज कैप स्टॉक्स, है ना। तो ये सेगमेंट है। अब देखो मिड कैप्स क्या होते हैं, इसमें आप अगर देखो 12 से 16% की रिटर्न आएगी, ठीक है। अब आइडियल होरिजन क्या होता है, 5% तक इसमें आप पैसे लगा दो। एग्जाम्पल्स देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेंट हो गया, है ना, परसिस्टेंट हो गया, फिर वोल्टास हो गया। तो ये ऐसे कंपनीज हैं जिसमें आप 5 साल के लिए पैसे, 6 साल के लिए पैसे आप लगाओ, और इसमें रिलेटिवली आपको दोनों का मीडियम है, यानी कि ना मिड कैप सॉरी लार्ज कैप और ना स्मॉल कैप, इन दोनों के मीडियम की जो है इसमें आपको फंड्स आपको पार्क करने होते हैं। और 30 से 40% तक भी ये
किसी साल में गिर सकता है। और हमेशा मैं ये बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स में 5 साल के ऊपर ही आपको पैसे देखने चाहिए एग्जिट के लिए। इसमें आप अगर देखो स्मॉल कैप्स में तो 15 से 25% तक पोटेंशियल होती है रिटर्न देने के लिए। ये वाई ऑन वाई बोल रहा हूं मैं, ईयर ऑन ईयर, नॉट द मंथली, ठीक है। रिस्क हाई होता है, 7 से 10 साल के लिए पैसे लगाने चाहिए आपको। अभी करेंटली 250 के अराउंड कंपनीज हैं और ये 40 से 50% तक भी एक साल में गिर सकता है। तो हमेशा आप पेशेंस बना के इसमें पैसे ही लगाना चाहिए। रिटर्न देगा बट आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंसेस क्या होता है। देखो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड जो मैनेजर होता है उसके पास फुल अथॉरिटी रहती है कि वो पैसा कहां लगाएगा, कब कैसे क्या निकालेगा, है ना। मल्टी कैप में क्या होता है, फिक्स्ड सेबी रूल्स है। 25% भाई आपको लार्ज कैप में डालने हैं, फिर मीडियम कैप में डालने हैं, फिर स्मॉल कैप में डालने हैं, ठीक है। 70% तक मार्केट रिस्क रहता है इसमें, ठीक है। और 60% मिड स्मॉल कैप फॉर द हायर अल्फा। तो ये 60% तक मतलब पैसे भी इसमें डाल सकता है मिड और स्मॉल में। बेस्ट एग्जांपल पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल, ये फिक्स्ड है, सेबी के रूल है, ठीक है। और इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड जो भी सेबी ने गाइडलाइंस बना दी है वो सबको फॉलो करना है। और ये सिस्टमेटिक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब क्वेश्चन उठता है कि आपको फ्लेक्सी कैप में डालनी चाहिए, मल्टी कैप में डालनी चाहिए। देखो अगर कोई भी फंड मैनेजर है, जो भी फंड मैनेजर आपको सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, कौन फंड मैनेजर है उसकी डिटेल्स आपको पता है, उसकी हिस्ट्री पता है, उसने कौन कौन से फंड्स मैनेज किए हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप के लिए जा सकते हो। फ्लेक्सी कैप इज वे बेटर ऑप्शन अगर आपको फंड मैनेजर के बारे में पता है, ठीक है। अब डेप्ट फंड्स क्या होता है, तो देखो डेप्ट फंड्स क्या होता है, बैक एंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, नियर जीरो डिफॉल्ट, मतलब ये डिफॉल्ट होने की संभावना है ही नहीं, है ना। जैसे बैंक्स में हम बोलते हैं ना एसबीआई, एचडीएफसी, टू बिग टू फेल, वही वाला सिस्टम है। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हायर रेट्स बट स्लाइटली मोर रिस्क देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिर इसके बाद ट्रेजरी बिल्स आती है, शॉर्ट मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आइडियल फॉर पार्किंग मनी, पैसे लगा दो, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, अभी निकालना है अभी निकाल लो, कोई नहीं। इमरजेंसी फंड के लिए होता है, 2 साल के कम के लिए होता है, यही सब चीजें हैं, ठीक है। 6 से 8% देगा, आपको बस पैसे लगाने हैं, जब निकालना है निकाल लो, दिस इज अप टू यू, ठीक है। अब देखो हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, इक्विटी में अगर 60% इसकी होती है और डेप्ट में 40%, मतलब दोनों का मिला के दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड फंड्स। तो ये हाइब्रिड फंड्स है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, एनएवी अगर 10 है किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, तो क्या वो चीपर है, और किसी की एनएवी अगर 100 है तो क्या वो एक्सपेंसिव है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनएवी क्या होता है, किसी भी जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए जाओगे तो आपको एक यूनिट्स मिलती है, दिस यूनिट इज कॉल्ड द एनएवी, ठीक है। अब उस यूनिट जो एनएवी होती है, वो यूनिट्स जो आपको एलोकेट हो जाएगी वो पर्टिकुलरली पूरे जो एसेट है उसकी, उससे एक यूनिट्स आपको दी जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल इट अ क्राइटेरिया ऑफ गिविंग द शेयर्स। शेयर जैसे आपको शेयर मिलती है ना कि ये शेयर की ये वैल्यू है, वैसे ही जो आपकी यूनिट्स होगी वो इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया एनएवी क्या होती है, टोटल एसेट्स है, लाइबिलिटीज क्या है, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा यूनिट से। तो ए फंड ऑफ 10 एनएवी स्टार्टेड रिसेंटली, अ फंड ऑफ 500 एनएवी कंपाउंडेड फॉर 5 इयर्स। तो देखो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो कंपाउंडिंग आपको मिलेगी, जो आप पैसे एसआईपी के फॉर्म में एवरी ईयर लगा रहे हो, उसकी क्राइटेरिया या उसकी जो वैल्यूएशंस होंगे वो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन होंगे। तो मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, देखो लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन 20,000 रुपए हर महीने लगाता है, और अगर आपको उसको 12% की रिटर्न मिलती है और 10 साल के लिए पैसे लगाता है, तो टोटल उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो कितना हुआ, 24 लाख रुपए, और रिटर्न कितना मिलेगा इस पे, 20 लाख रुपए। तो मतलब टोटल वैल्यू 44 लाख। अब इसको हम क्या करते हैं, चलो इसको हम यहां से 10 के जगह पे हम कर देते हैं 20। अब देखो आप 20,000 रुपए आपने 20 साल तक लगाए, इसकी वैल्यू आप देखो, आपने टोटल अमाउंट कितना लगाया, 48,000 रुपए। 48,000 रुपए आपने लगाए बस 20 साल में, 48 लाख रुपए। अब ये 48 लाख आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितना दे रहा है, 1,35,00,000। कैन यू इमेजिन कि अगर आप 20 साल तक 20,000 रुपए लगा रहे हो और 12% की कांस्टेंट रेट है, हटाओ अब छोड़ दो आपकी
मेरे को 25% हर साल मिलेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है 1 CR 83 लाख, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, अगर आप जीरो नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स की ना, आप जीरो नॉलेज है, आप किसी भी फंड में पैसे लगा दो, अल्टीमेटली अगर आप 10 साल तक टिके हो, देयर इज ए हायर चांसेस, मैं लिख के दे सकता हूं, आप पैसे उसमें बनाओगे ही बनाओगे। और अगर आप इसको जरा सोचो, बैंक्स में कितने रिटर्न्स मिलते हैं? 4%, 5%, कुछ 6% भी दे रहे हैं, चलो मान लिया। लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, ये जो फंड्स हैं, आप चाहे आप लार्ज कैप्स में लगा दो, लार्ज कैप्स में इवन 10% की भी है, 10% वाले भी रिटर्न दे सकते हैं। दीज आर द क्राइटेरिया दैट विल डिफाइन योर वेल्थ ग्रो, है ना। अब एनएवी जैसा मैंने आपको बताया कि एनएवी क्या होता है, अब बैक टू अपना उस पर हम डिस्कस करते हैं। एनएवी क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की उस पूल ऑफ मनी की नेट एसेट क्या है, उस एसेट में जब भी आप म्यूचुअल फंड्स उस पूल में पैसे लगा रहे हो, देन द यूनिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, इट विल बी डिडक्टेड आफ्टर द लाइबिलिटीज। तो मतलब जो भी इसके एसेट है उसमें से लाइबिलिटी घटा दिया और उसको डिवाइड कर दिया किससे? यूनिट से। तो वो आपको पर यूनिट का आपको पैसे लगेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत लोग इसको नहीं बताते होंगे, एग्जिट लोड। अब कई बार हम पैसे लगा तो देते हैं, है ना, लेकिन हम उसमें पढ़ते नहीं। हम बेसिकली क्या लिखते हैं, इंडिया में जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, अरे इसने तो रिटर्न दिया है, 2 साल में अच्छा दिया है, 5 साल में अच्छा दिया है, 1 साल में अच्छा दिया है, लेकिन कोई भी उस पर डिटेल्ड में जाके उसके कंपोनेंट्स समझता नहीं है, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है ना। तो अब एग्जिट लोड क्या होता है? मोस्ट इक्विटी फंड्स, जब भी आप मैच्योरिटी के पहले आप फंड्स उसमें रिडीम करते हो, तो देयर इज ए 1% टू वैरी करता है, इवन 0.50, 0.75, 1%, 2% बहुत रेयर चांसेस हैं। तो 1% की उसमें जो ये अर्ली रिडीम्शन की आपने उसके लिए आपने रिडीम कर रहे हो, उसका पेनल्टी लगता है। दिस इज कॉल्ड द एग्जिट लोड, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब उसको आपको रिडीम करना है, लेट्स सपोज 2030 में वो मैच्योरिटी होती है उसकी, लेकिन आपने अब 2026 में आप उसकी रिडीम कर रहे हो, तो अगर 1% उसका देखें तो ये 1000 रुपए उसको देना पड़ेगा, ये पेनल्टी होती है। क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज को अपने अलग अलग जगह पैसे लगाने हैं, उसको पैसे लगाएंगे तभी तो उसको पैसे आगे बना के देंगे इन्वेस्टर्स को, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट फंड कैसे चूज करो? राइट फंड चूज करने की क्राइटेरिया क्या है? देखो सबसे पहले आप डिसाइड करो आपका गोल क्या है। रिटायरमेंट है, इक्विटी में जाओ, चिल्ड्रन एजुकेशन है, हाइब्रिड में जाओ, इमरजेंसी है, डेब्ट में जाओ, ठीक है। तो अगर इन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग देखो कि अगर भैया मैं आज 30 साल का हूं, मेरे को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेनी है, तो अब रिटायरमेंट तक मैं अगर इन्वेस्ट करने वाला हूं तो गो फॉर द इक्विटी, इट विल ऑलवेज गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न, ठीक है। टाइम हॉरिजन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 साल से अगर आप 2 साल से कम जा रहे हो तो डेब्ट के लिए जाओ, 3.5 साल से कम अगर आपको रखना है ना, तो बैलेंस के लिए जाओ, 5 से 10 साल के ऊपर जाना है तो इक्विटी, हमेशा ही इक्विटी, है ना। तो और इसके सबसे क्राइटेरिया क्या है कि भैया आप कितना रिस्क आप ले सकते हो। आप उस माइंडसेट से हो कि मेरे पैसे ना जाए तो कंजर्वेटिव अप्रोच बनाओ और लार्ज कैप में जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा लॉसेस झेल सकता हूं तो मॉडरेट में जाओ, और अगर आपको लगता है कि मैं एग्रेसिवली पैसे बनाने हैं तो स्मॉल या फिर मिड, आप दोनों में से चूज कर सकते हो। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं इसके बेसिस पे आपको अपने फंड्स चूज करने चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो भैया कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि ऑलवेज गो फॉर सम लाइक दोज म्यूचुअल फंड्स हु इज गिविंग 10% रिटर्न एवरी ईयर रादर देन 25% एंड नेक्स्ट ईयर इज क्रैशिंग टू द 10%, है ना। एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, फंड मैनेजर कौन सा है, एएम क्या है, एसेट उसका कितना है, और पोर्टफोलियो क्या है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप चूज करोगे। हमेशा मैं बोलता हूं टाइम इज इक्वल टू द टाइमिंग ऑलवेज, हमेशा याद रखो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, सिस्टमेटिक प्लान करो जिसमें कि आप कंसिस्टेंट ग्रोथ हो ईयर ऑन ईयर, और लार्ज अमाउंट अपने जो अमाउंट है धीरे धीरे आप उसमें लगाते जाओ ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम को। इसीलिए मैं बोलता हूं टाइम इज ग्रेटर देन द टाइमिंग ऑलवेज। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स में। बैलेंस इन्वेस्टर ब्लूप्रिंट क्या होता है? अगर आप बैलेंस्ड, आपके माइंडसेट में ब्लूप्रिंट क्या होनी चाहिए? तो देखो सबसे, अगर आपको क्राइटेरिया वाइज ये मैं अगर बताऊं, 40% आपको लार्ज कैप में डालना चाहिए आपके फंड, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, एंकर हो गया।
30% आप डालो फ्लेक्सी में, ठीक है, जैसे कि पराग परेग हो गया है ना, और मायरे हो गया, ये सब फंड्स हो गए। फिर 20% आप डालो मिड कैप्स में, जैसे निपॉन, कोटक, अल्फा जनरेटर, 5 से 7 साल में रिटर्न बढ़िया देंगे। डेब्ट फंड्स में डालो थोड़ा कम अमाउंट, लिक्विड जो आपको निकालने में इजी हो। तो इस तरीके से आप अपने पूरे म्यूचुअल फंड्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो और एक अपना बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हो अच्छे रिटर्न्स के लिए, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा मैं कि क्यों इन्वेस्टर्स लूज करते हैं। रिटर्न चूज करना है कि वो कंपनी बढ़िया दे रहा है, वो दिया है, और अगर लॉस हो रहा है तो पैनिक में सेल कर देते हैं। टू मेनी फंड्स, बहुत ज्यादा फंड्स इधर उधर, बहुत सारी चीजें। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है ना, कि वो चीजें पैसे ऐसे लगाओ कि आपने 30% वो फंड लगाया जिसको छूना नहीं है, बाकी फंड्स आप ऐसे लगाओ कि जो इजी टू लिक्विड हो, मतलब जिसको आराम से आप निकाल सकते हो। सो अगेन इसको कंक्लूड करें, सबसे पहले गोल करो, अपना सेट करो, स्ट्रैटेजी, अपना कैटेगरी चूज करो, फंड करो और फिर उसमें इन्वेस्ट करते जाओ। दिस इज द थिंग। आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। हमारी इन्वेस्टिंग की कोर्स भी अभी चल रही है जिसमें कि हम बहुत ही कम अमाउंट पे सारे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कुछ वीडियोस हम ऐसे देंगे। दिस इज फॉर योर ट्यूटोरियल पर्पस ओनली। और इवन जो आपके उसमें मैं ग्रुप्स में आपके पर्सनली जो पोर्टफोलियो उसको भी रिव्यू करता हूँ कि उसमें क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो, किस तरीके के फंड्स कहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो कुछ भी डाउट्स है आपको कॉल मिलाओ, बात करो हमसे। मेक श्योर जो भी हमारे सपोर्ट सिस्टम में आपसे मेरी बात हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर कुछ डाउट्स हैं अपने पोर्टफोलियो को लेके कुछ भी कमेंट में डालो, मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।